रविका अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसके ससुराल में उसकी सास सुरेखा, उसका पति अक्षय और ननद मीनू थी। जितना वो और किसी ससुराल वालों से परेशान नहीं थी जितना वो अपनी ननद से थी, क्योंकि उसका हर एक बात पर मुंह बन जाता था और वो अपने साथ साथ सबका मूड खराब कर देती थी। एक दिन रविका अपने ससुराल वालों के लिए आए उसके मायके के तोहफों को लेकर अपने पति, ननद और सास के पास जाती है। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए कितने सारे गिफ्ट लेके आई हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो इतने गिफ्ट्स लाई हो इसके लिए पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? भैया, अब ये बात आप ना ही बोलो ना तो अच्छा होगा, क्योंकि आप जब सारे पैसे लाकर भाभी को ही देते हो तो उनके पास पैसे ज्यादा नहीं होंगे तो क्या हम गरीब लोगों पे होंगे? मीनू, तुम हमेशा आग लगाने वाली बात क्यों करती हो? पता नहीं अपने ससुराल में जाके क्या करोगी। भैया, आप मेरे ससुराल की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। क्या देख लोगी तुम जैसी आग लगाने वाली बहू जिसके घर में जाएगी ना, उसका घर तो बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी सास ना हमें फोन करके बुलाएगी ताकि ताने सुना पाए, और मैं तो नहीं आऊँगा। तुझे जाने की जरूरत भी नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, इतने अच्छे से आप ध्यान रखती हो माँ इसका कि शादी की उम्र निकल रही है इसकी, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं अभी भूल जाता हूँ, आप इसकी शादी क्यों करवाने लगी? आपकी शैतानों की टीम टूट जो जाएगी। जब पत्नी आ जाती है तो घर वाले शैतान ही नजर आने लगते हैं बेटा। चलिए माँ, हम दोनों चलते हैं, वैसे भी भाई को हम दोनों अच्छे ही कहाँ लगते हैं। देखो, तुम जो ये बिना बात के मुंह फुलाकर ना घर में झगड़ा करवाती हो, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी जब से मेरी शादी हुई ना, हर बात पे तुम्हारा मुंह बनता है सबसे पहले। चुप हो जाइए आप लोग, क्यों आपस में आप लोग लड़े जा रहे हैं? ननद जी की तो आदत है, हर बात पे मुंह बना लेती हैं। इनमें उनका कोई दोष नहीं है। ये गिफ्ट मैंने खुद के पैसों से नहीं खरीदे हैं, बल्कि मेरे मायके वालों ने सबके लिए भिजवाए हैं। सॉरी यार, वो मैंने तुमसे थोड़ा मजाक क्या कर दिया। सभी को तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल गया। अरे कोई बात नहीं, आप ये सब छोड़िए, अपने अपने गिफ्ट देखिए और बताइए कि कैसे लगे आप लोगों को। शायद आप लोगों को अपने गिफ्ट पसंद आ जाए, क्योंकि मुझसे पूछा गया था ये गिफ्ट लेने से पहले कि आप लोगों को क्या क्या चीजें पसंद है। तुमने जब बताया है तो सब अच्छा ही बताया होगा। जो हमें पसंद है वो सब बताया होगा। तुम्हारी पसंद को कोई फेल नहीं कर सकता है। अब बस भी कर, कितनी तारीफ करेगा तू? पहले गिफ्ट खोल कर तो देख कि आया कैसा है। नहीं माँ, रहने दो आप, भैया को कुछ मत बोलो। भैया तो भाभी की तारीफ करके ही खुश है, उन्हें गिफ्ट देखने की क्या ही जरूरत है। ननद जी, आप अपने भैया को छोड़िए, खुद का गिफ्ट देख लीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। बेफालतू में मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऊपर से कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इतना कह ही रही हो तो मैं देख ही लेती हूँ। रविका के कहने पर मीनू अपना गिफ्ट खोलकर देखती है, जिसमें बहुत सुंदर वेस्टर्न ड्रेस होती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन मीनू का मुंह बन जाता है और वो अपनी ड्रेस उठाकर सोफे पर फेंक देती है। ये भी कोई ड्रेस है? इसका रंग देखा है आपने? कितना डाउन है, एकदम लो क्लास वाला। मीनू बस कर यार, तू हर बात पे मुंह फुला के बैठ जाती है। अरे ऐसे अच्छा लगता है क्या तुझे हर बात पे मुंह बनाने में? किसी ने प्यार से दिया है तो रख ले ना। और सबसे पहले ना अपने बात करने के तरीके में ना थोड़ा लहजा ला। भैया, जब कोई चीज पसंद होती ही नहीं है तो सबका मुंह बन जाता है। मीनू, मैंने तुझे कहा ना, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? ये ड्रेस को उठा और अपने रूम में जा। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पहली बात कि मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है, और दूसरी बात ये कि मेरे पास इस रंग के बहुत सारे कपड़े हैं। क्या करूंगी मैं इसे लेकर? भाभी, आप ये ड्रेस उठाकर अपने मायके वालों को वापस दे दीजिए। बोल दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए। माँ, आप इसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ये दिन पर दिन ना बदतमीज होती जा रही है। बेटा, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है जो मैं इसे कुछ गलत बोलूं? अब उसे कपड़े नहीं पसंद आए तो मैं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ ना। चल बेटी मेरे साथ। सुरेखा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और मीनू की गलत हरकत पर भी उसी का साथ देती है, जो चीज रविका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एक दिन अक्षय ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ, बहन और पत्नी तीनों एक साथ किचन में होती है, जिन्हें देखकर वो बोलता है, ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। रविका, आज सूरज कहाँ से निकला है? जो तुम्हारी सास और ननद किचन में खड़ी हैं, वो भी तुम्हारी मदद के लिए। ज्यादा खुश मत होइए, ये सारे लोग यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए नहीं खड़े हैं। ननद जी अपने मुंह पे लगाने के लिए पेस्ट बना रही हैं और माँ जी फल खाने के लिए आई हैं। तब तो मुझसे ही गलती हो गई, मैंने ही समझने में गलती कर दी। मैं भी सोचूं मीनू कहाँ से घर के काम को हाथ लगाने लगी। मैं बिना बात के खुश हो रहा था कि मेरी बहन खाना बनाएगी,
और उसके हाथों का खाना मुझे नसीब होगा। लेकिन मेरी किस्मत ही इतनी खराब है, मेरी बहन कहाँ ही खाना बनाएगी। ए मीनू, तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्या फालतू काम करती रहती है बैठ के? तू तो सच में किसी काम की नहीं है। अपने भाई के छोटे से मजाक से भी उसका मुंह फूल जाता है और वह गुस्से में पेस्ट की कटोरी किचन के स्लैब पर रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी सुरेखा कहती है, जब तुझे पता है कि उसका छोटी छोटी बातों पर मुंह फूल जाता है तो तू उसे क्यों चिढ़ाता है? अब जा उसे मना कर ला। बिना बात के खाने के टाइम पर उसका मुंह फुलवा दिया। जिसको ना हर बात में मुंह बनाने की आदत हो ना माँ, उसका ना कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर एक गुड न्यूज देने आया था। सोचा था आप लोग खुश हो जाओगे, लेकिन इसका तो मुंह बन जाता है हर बात पे। अक्षय इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और सुरेखा मीना को जाकर सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो अपने भाई के पास आती है और बोलती है, हाँ भैया, मैंने कोई मुंह नहीं फुलाया है। बताइए ना, क्या खुशखबरी है? मुझे ना एक हफ्ते का ना ऑफ मिला है। सोच रहा हूँ हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। बताओ कहाँ जाना चाहते हो तुम लोग? भैया नैनीताल चलते हैं ना, मैं कितने टाइम से बोल रही हूँ। हाँ, जगह तो बहुत अच्छी है। रविका, तुम बताओ, तुम इस जगह पे जाओगी? कैसी लगी तुम्हें ये जगह? हाँ, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ आपको भी ऑफ मिला है तो क्यों ना हम गाँव जल की दादी से मिलाएं। वो हमेशा आपको याद करती रहती हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। वैसे इस बार मुझे बहू की बात सही लग रही है। मैं भी यही कहने वाली थी। मेरा भी बहुत मन कर रहा है माँ जी से मिलने का। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम दादी जी के पास चलते हैं, वो खुश हो जाएंगे हमको देखकर। और गांव जाने के बाद शहर की धूल मिट्टी शोर शराबे से कुछ दिन तो दूर रहेंगे। लेकिन मुझे तो नैनीताल जाना है। मैंने इतने दिनों से प्लान किया था। गाँव जाके क्या ही मिलेगा? मीनू, तू समझती क्यों नहीं है? वहाँ हम जाएंगे तो बचपन के दोस्त मिलेंगे, दादी जी मिलेंगी और भी बहुत लोग मिलेंगे। बहुत मजा आएगा। आपको तो भाभी जो बोल दे वही सब कुछ ठीक लगता है। उनकी बात आपको हमेशा ही ठीक लगती है, सिर्फ मेरी ही बातें आपको गलत लगती हैं। मीनू की बात ना मानने पर वो अपना मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मनमानी में उसका साथ नहीं देता और मनाने की जगह सभी गांव जाने के लिए अपनी अपनी पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी सुरेखा मीनू के कमरे में जाती है और बोलती है, तुझे हमारे साथ चलना है या ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहना है? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। आपको जाना है तो आप लोग जा सकते हो। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, जाना है या नहीं? मैंने भी आपको आखिरी बार ही बोला है कि मैं नहीं जाऊंगी। अक्षय ठीक कहता है कि मैंने तेरी गलत मनमानी पर तेरा साथ देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तभी आज तू इतनी बदतमीज हो गई है। दूसरे घर की आई लड़की को तेरी दादी की चिंता है, लेकिन तुझे नहीं है। बल्कि सबसे ज्यादा प्यार वो तुझसे ही करती है। अब तू जाना भी चाहेगी तो मैं तुझे नहीं लेकर जाऊंगी। आप मुझे क्या ले जाएंगी माँ? मैं खुद नहीं जाऊंगी। आप लोगों को तो बस भाभी ही सही दिखती है। जिस दिन से वो हमारे घर में आई है ना, मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। जिसके अंदर जलन की भावना आ जाए उसका कुछ नहीं हो सकता है। मैं ही पागल थी जो यहाँ तुझसे पूछने के लिए आ गई। अगले दिन सभी लोग तैयार होकर गांव जाने के लिए निकल जाते हैं और रविका की ननद अपनी बात बात पर मुंह फुलाने की आदत के चलते पूरे घर में अकेली रह जाती है। पूनम दिल्ली शहर में रहा करती थी। पूनम बहुत मोटी थी। उसे बाहर का खाना बहुत पसंद था। वो अपने आप पर काबू तो रख पाती, लेकिन उसका अपनी जुबान पर कभी कंट्रोल नहीं था। वो जब देखो बाहर का खाया करती। एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी और मोमोज को देखकर कहती, अरे यार देखना, ये मोमोज कितने अच्छे लग रहे हैं, चलना खाते हैं। मुझे तो भूख लग रही है और सब्र भी नहीं हो रहा। यार कितना बाहर का खाती है, अपना वजन देख, देश की गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। चुपचाप घर चल। ठीक है, तुझे नहीं जाना तो मत जा, लेकिन मैं तो जाऊंगी। पूनम ये बोलकर बिना कुछ सोचे समझे मोमोज की दुकान पर जाती है और अलग अलग तरह के मोमोज खाने लगती है। इसके बाद वो अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे खाने की पूछती। आ गई पूनम, आज तो कॉलेज से आने में बहुत देर लगा दी। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है। नहीं माँ, आप खा लो, मुझसे ये खाना वाना नहीं खाया जाएगा। मुझे नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बाहर से कुछ ठूस के आई है? जब देखो बाहर का कचरा खाती रहती है, तभी तो कचड़े की पेटी की तरह फैलती जा रही है। माँ अगर दोबारा मुझे कचरे की पेटी बोला ना तो अभी इस पूरे घर में बदबू फैला दूंगी। पूनम के ये बोलने पर उसकी माँ उसे चप्पल फेंक कर मारती है
और पूनम भागकर अपने कमरे में चली जाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन पूनम के बाहर के खाने पर कोई रोक नहीं होती। एक दिन पूनम के कॉलेज में एक सेमिनार होता है, जिसके बारे में उसका दोस्त मयंक उसे बताता है। यार तुझे पता है कॉलेज में एक सेमिनार होने वाला है, इसमें हर किसी को कोई ना कोई सामान लेकर बेचना है। तूने कुछ सोचा है कि तू क्या बेचेगी? नहीं यार, मैंने तो कुछ नहीं सोचा, और मेरी तो एब्सेंट भी बहुत है। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मैं तो गैजेट बेचने वाला हूँ, बहुत चलेंगे और बहुत सारे अंकल आंटी आ रहे हैं, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। पूनम परेशान होकर घर आ रही थी कि तभी उसे एक सब्जी वाली नजर आती है, जो कि बहुत महंगी सब्जी बेच रही थी। उसे देखकर उसके मन में ख्याल आता है। कॉलेज के सेमिनार में मुझे कुछ बेचना है, क्यों ना मैं सब्जियां बेचूं? सर्दियों का समय है, सब्जी भी तो बहुत महंगी हो जाती है, और ये तो हर कोई खरीद लेगा। इसके बाद पूनम अपने घर आती है और सब्जियों के बारे में अच्छे से रिसर्च करती है कि कौन सी सब्जी किस चीज में कैसा फायदा करती है, और उसके बाद वो अपनी कुछ जमा किए हुए पैसों से बहुत सारी सब्जियां खरीदती है। अगले दिन और कॉलेज में उसी का स्टॉल लगाती है। मयंक उसके पास आता है और कहता है, अरे यह तो वही बात हो गई कि भिखारी दान कर रहा है। अरे तू खुद तो बाहर का खाती है और तू दूसरों को हरी सब्जी खाने के फायदे बताएगी। अरे यार, तुझे क्या पता, उन लोगों को फायदे बताकर मेरा भी हेल्दी खाने का मन करेगा। तो कितनी अच्छी बात है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। चल कंटिन्यू कर, मैं चलता हूँ। इसके बाद पूनम अपना सेमिनार अटेंड करती है। जितने भी लोग उसके पास आते हैं, सबको सब्जियों के फायदे बताती है। धीरे धीरे उसके जहन में भी ये बात उतर जाती है कि सच में सब्जियां कितना फायदा करती है। समय गुजरता है और ठंड बढ़ती है। एक दिन जब उसकी माँ उसके लिए बैटरी लेकर आती है, तो वो देखती है कि वो बिस्तर पर बैठकर गाजर खा रही थी। अरे सत्यानाश हो तेरा, तुझे पता था ना मैं ये गाजर हलवा बनाने के लिए लेकर आई थी। तू यहाँ जानवरों की तरह बैठकर इसे चर रही है। माँ, दिक्कत क्या है? जब मैं बाहर का खाती थी तब आप मुझे टोकती थी, अब मैं सब्जियाँ खा रही हूँ तब भी आप मुझे टोक रही हो। अरे तू बाहर का खाती थी, लेकिन उसकी एक सीमा तो थी। अब तो तुझे जो सब्जी फ्रिज में मिलती है तो वो भी खा जाती है। अरे ऐसे तो सारी सब्जियां खाती रहेगी तो मैं बनाऊंगी क्या? माँ, तो आप ज्यादा सब्जियाँ लाया करो ना। अरे बस बस, बहस बंद कर और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। अब पूनम तैयार होकर नीचे आती और उसे महंगी सब्जियां खाने की आदत लग गई थी, और इस आदत की वजह से आरती का बड़ा नुकसान हुआ करता। वो जब देखो कोई ना कोई सब्जी उठाकर खा लिया करती। समय गुजरता है और उसका रिश्ता किसी गरीब से घर में होता है। एक दिन वो सब्जी लेने जाती तो 1000 रुपए की सब्जियां खरीदती। ये सब देखकर उसकी सास सुधा उसे कहती है, अरे बहू, ला बचे हुए पैसे तो दे। कैसे पैसे माँ जी? सब्जियाँ ले आई तो खर्च हो गए। बहू, मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे और तू गिनती के बस 4 सब्जी लेकर आई है। एक ये हरे रंग की गोभी और ये एक लाल रंग का पता नहीं क्या सब्जी है। तो ऐसे ही पैसे कैसे खत्म हो गए जब सब्जी इतनी कम लाई है? माँ जी, मैं मॉल से बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ लेकर आई हूँ। आप तो जानती हैं कि सर्दियों में सब्जियाँ वैसे भी कितनी महंगी हो जाती हैं। तेरी माँ ने तेरी डिलीवरी अस्पताल की जगह मॉल में की थी क्या, जो तू मॉल से सब्जी खरीद कर ला रही है? नहीं माँ जी, डिलीवरी तो मम्मी ने हॉस्पिटल में ही की थी, पर क्या करूँ, हॉस्पिटल में सब्जियाँ मिलती भी तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तू बाजार से भी तो सब्जियां लेकर आ सकती थी, तो तुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? सारे पैसे बर्बाद कर दिए। आज के बाद सब्जी लेने तू नहीं, मैं जाया करूंगी। समय गुजरता है और अगले हफ्ते सुधा खुद अपने लिए सब्जियां लेने जाती है और सारी सस्ती सस्ती सब्जियां उठाकर लाती है। थैला देखकर पूनम कहती है, ये क्या है माँ जी? आप तो सड़ी और सस्ती सब्जियाँ ले आई। ऐसा लग रहा है किसी चिंदी बाजार से खरीद कर लाई हो। ऐसे ही सब्जियां खिला खिला कर तेरे पति को ऊंट जितना बड़ा किया है और वो तुझे बिहा कर लाया है, और तू है कि मुझ पर खुले सांड की तरह हमला कर रही है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, चुपचाप थाली अंदर रख दे। पूनम सब्जियों का थैला लेकर रसोई में रख देती और सब्जी बनाकर रख देती, लेकिन पूनम को उन सब्जियों में स्वाद नहीं आता।
ये देखकर पूनम अपनी सास को रसोई में कोसते हुए कहती है। कैसी किस्मत है मेरी, मैं इतनी अमीर घर की लड़की थी कि कोई करोड़पति भी मुझे मिल सकता था। ये रोड़पति मेरे गले पड़ गया। महंगी सब्जी तक नहीं खा सकती, अब मैं क्या करूं? पूनम बहुत उदास होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पूनम टीवी देख रही थी, तभी एक ऐड आता है। पूनम ऐड को देखकर बड़ी खुश होती है और सुधा उसे टीवी देखकर इतना खुश होते देखकर कहती है। अरे टीवी में क्या तेरी माँ नाच रही है जो इतनी खुश हो रही है? बता मुझे क्या बात हो गई? माँ जी टीवी में गार्डनिंग करने का एक ऑनलाइन कोर्स बता रहे हैं। अब तो मैं यही करने वाली हूँ। वाह वाह वाह, आजकल के बच्चे जहाँ एक तरफ किसान खेती छोड़कर शहर में नौकरी के लिए भाग रहे हैं, अब तुझे शहर को छोड़कर खेती करनी है क्या? माँ जी अब ये सब मत सोचिए, मैं आपको खुद बता दूंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। पूनम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर करती है। जिसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पूनम रात का खाना बनाती है और खाने में बहुत महंगी और अच्छी अच्छी सब्जी बनाती है। और खाना देखकर पूनम की सास कहती है। अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये सारी सब्जियां तो बहुत महंगी है और यहाँ सब्जियां तो मैंने तुझे लाकर भी नहीं दी। माँ जी ये सारी सब्जियाँ मैंने हमारे घर के गार्डन में खुद ही उगाई हैं। अब आप मुझे महंगी सब्जी लाकर नहीं दे रही थी, तो मुझे तो महंगी सब्जियाँ खानी ही थी, तो मैंने सब्जियाँ खुद आंगन में ही उगा ली। अरे वाह, अब ऐसा लग रहा है कि तेरे अंदर थोड़ा सा दिमाग है। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। सस्ती सब्जी मैं तुझे बाजार से खरीद कर ला दिया करूँगी और महंगी सब्जी तू अपने घर के आंगन में ही उगा ले। इससे तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरी बचत भी हो जाएगी। इसके बाद पूनम और सुधा दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों की महंगी सब्जी को लेकर लड़ाई बंद हो जाती, क्योंकि पूनम अपने घर में ही कुछ सब्जियों को उगा लिया करती और उन सब्जियों को आसपास कभी कभी डिलीवर भी करती, जिसके बाद उसके पास कुछ पैसे भी आते और वो गार्डनिंग का बाकी सामान मंगवा कर सब्जियां उगाती। ऐसे ही महंगी सब्जी खाने वाली बहू अपनी आदत भी नहीं छोड़ती और सास का खर्च करवाना भी कम कर देती है। सुमन की विदाई का समय था, तभी सुमन की माँ नीलम उसे समझाते हुए कहती है। देख बेटा, ये तो तेरा मायका है, तुझे जो भी करना होता है तो अपनी मर्जी से कर लेती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। वो तेरा ससुराल है, वहाँ तुझे बहुत ही सोच समझ कर रहना होगा, कोई गलती नहीं करनी। माँ, आपने तो कहा था ना कि ससुराल ही हमारा दूसरा घर होता है, तो अपने घर में सोच समझकर कौन रहता है? माँ, आप मुझे डरा क्यों रही हो? क्या ससुराल मायके जैसा नहीं होता? बेटा, ससुराल और मायका एक जैसा ही होता है, वो तेरा ही घर है, लेकिन सास जो कहे तुरंत मानना पड़ेगा, पति का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ की तरह नहीं कि बाहर आग भी लग जाए तो भी होश नहीं। वहाँ तू बहू है और घर की बहू पर सारी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए मेरा सर मत झुकने दियो। नीलम अपनी बेटी को काफी समझाती है और उसके बाद सुमन को विदा करके ससुराल भेज देती है। जैसा जैसा सुमन को उसकी माँ ने सिखाया था, सुमन वैसा ही करती, पूरा घर संभालने लग गई थी अच्छे से। एक बार सुमन के हाथों से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है और वहीं सामने सुमन की सास सुजाता खड़ी थी। माँ जी माफ कर दो, सच में गलती से गिरा है, मैंने जानबूझकर ये गिलास नहीं तोड़ा है। सुजाता कुछ नहीं कहती है और सुमन फिर से घर का बाकी का काम करने लग जाती है। अगले दिन जब सुमन काम कर रही होती है, तभी वहाँ सुजाता आती है और बोलती है। बहू, कल की तरह अपना गुस्सा कांच के बर्तन पर मत निकाल लेना। बहुत महंगा सेट है जो तूने कल तोड़कर खराब कर दिया। तेरे मायके से नहीं आया है ये सब। माँ जी, आप अब तक गुस्सा हो उस बात के लिए? सच में मैंने जानकर नहीं किया था कुछ भी। मैं बर्तन धो रही थी और तभी अचानक से हाथ से फिसल गया था। आप इस बात में मेरी माँ को क्यों ला रही हो? बहू, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस तुझे बोल रही हूँ कि जो तूने कल किया वो दोबारा मत कर देना, क्योंकि अब हम लोग तो तेरे मायके वालों की तरह हैं नहीं, जो तुझे जब जब गुस्सा आए तब हम तुझे कांच के बर्तन ला कर दे।
कि बेटी ले इन्हें तोड़कर तू अपना गुस्सा शांत कर ले। हम ऐसे नहीं है। माँ जी, मेरे मायके वाले भी ऐसे नहीं है। आप तो गलत ही सोच रही हो। बहू, सास का सोचना तो हर बहू को गलत ही लगता है। पता नहीं माँ ने भी कैसे संस्कार दिया है तुझे। अरे अपनी सास को पलटकर जवाब देती है। सच में ये उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन खैर छोड़ो अब। सुजाता सुमन को पहले ताने देती है और जब सुमन कुछ बोलने जा ही रही होती है तो मायके के संस्कार की बात बोलकर सुमन का मुंह भी बंद करवा देती है। सुजाता ऐसे ही करती थी। वो अब हमेशा अपनी बहू को ताने दिया करती थी, लेकिन सुमन कभी कभी अपनी सास को जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक बार सुमन अपनी पड़ोसन रमा से बात कर रही होती है। तभी रमा बोलती है, और सुजाता बहू, सब ठीक है ना घर में? तेरी सास तुझे ताने तो नहीं देती है ना? नहीं नहीं आंटी जी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वो भला क्यों मुझे ताने देंगी? वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, मेरी जरूरतों के बारे में बहुत सोचती है। चलिए तो अच्छी बात है। शादी के बाद सास से बने तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी सास वाकई बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी बात सुनती है। वैसे सुजाता, ऐसी कोई औरत है ही नहीं कि वो बिना कुछ बोले रह जाए। लेकिन तू कह रही है तो शायद सच ही होगा। जहाँ तक हम जानते हैं, तेरी सास के ताने पूरा मोहल्ला सुन चुका है। मेरी सास के ताने तो सुमन बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुजाता आ जाती है और वो बोलती है, बहू, तुझे क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ या मेरा घर में रहना तुझे ज्यादा खल रहा है कि तू अब बाहर वालों के सामने मेरी बुराई कर रही है? ये सब करके तुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं माँ जी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ। वो तो बस रमा आंटी से बातें हो रही हैं। बहू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मेरा बहुत तजुर्बा है। और तू जो अपने घर की बातें ऐसे आस पड़ोस वालों से कर रही है ना, ये घर की बहू को शोभा नहीं देता। आई बात समझ में? अरे सुजाता, तू भी क्या अपनी बहू पर बेवजह गुस्सा हो रही है? तेरी बहू बोल तो रही है कि वो तेरी बुराई नहीं कर रही थी। तुझे फिर भी अपनी ही बहू की बात पर विश्वास नहीं है। लो भाई, कर लो बात। यहाँ विश्वास की बातें कौन कर रहा है? अरे रमा, तू तो खुद 100 घर खाकर बैठी है और तू विश्वास की बात कर रही है। तूने पहले भी आस पड़ोस वालों के घर तोड़े हैं। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। नई बहू आई है घर में, प्यार से रखेगी तो तुझे माँ मानेगी, लेकिन ताने ही देती रहेगी तो सास भी मानना छोड़ देगी। आगे तो तू खुद ही बहुत समझदार है। रहने दे। अब हम जैसे समझदार लोग भी तुझसे सलाह लेने लग जाए। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे। जाकर अपनी बहू के पल्लू में छुप ले, वही तो करना आता है तुझे। सुजाता बस अपनी बहू को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी ताने दे देती थी। ये सब सुमन देख रही थी और अपनी सास के ताने देने वाली आदत से वो बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन वो अपनी माँ के सिखाए संस्कार की वजह से कुछ नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद सुमन अपने पति अंकित के साथ बाहर जा रही होती है। तभी सुजाता उन दोनों को रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों रात के समय कहाँ जा रहे हो? माँ जी, वो अंकित जी कह रहे थे ना कि आज हम दोनों कहीं बाहर डिनर पर जाएं। अच्छा, मेरा क्या होगा? मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा क्या कि ये बुढ़िया घर पर अकेली रहती है तो खाना क्या खाएगी, अकेले कैसे रहेगी? ये तो सोचा नहीं होगा ना तुम दोनों ने। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? हम कौन सा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं? हम तो बस कुछ ही देर के लिए बाहर डिनर करने के लिए जा रहे थे। अब हम दोनों पति पत्नी हैं, तो क्या हम कहीं बाहर नहीं जा सकते अब? लो, अब तक ये मेरा बेटा था, अब इसका पति बन गया। सही कहते हैं लोग, जोरू का गुलाम बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये तो बन ही गया जोरू का गुलाम। लेकिन बहू, तुझे अपनी सास का एक बार ख्याल भी नहीं आया कि घर में मेरी एक बेचारी बूढ़ी सास भी है। माँ जी, मैंने आपके लिए सारा खाना बना दिया है, आप परेशान मत हो। आप आराम से यहाँ बैठकर खा सकती हो, और आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे ना तो हमें फोन कर देना। अरे मेरे ही करम फूटे थे जो मुझे ऐसी बहू और बेटा मिला। अरे बहू, ये तो है ही बिना अकल के, लेकिन तुझे तो पूरी अकल है ना। तूने नहीं सोचा कि अपनी सास को भी बाहर खाने पर ले जाऊं? हाँ अंकित जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
हम दोनों बाहर खाने चले जाएंगे तो माँ जी तो घर पर अकेले बोर हो जाएंगी ना, उन्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार सुमन, मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांध लिया आखिरकार, तभी तो मेरा बेटा तुझे ही लेकर जा रहा है। बहू, तू तो सच में ही कमाल की निकली। इतना तो कोई भी नहीं कर सकता जितना तूने किया है। सुजाता फिर से अंकित और सुमन को ताने देने लग जाती है और उन दोनों को भी काफी बुरा लगता है, इसलिए फिर वो दोनों बाहर खाना खाने ही नहीं जाते हैं। सुजाता की भी हिम्मत काफी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी बहू उसे कुछ नहीं बोल रही थी। ऐसे ही कई दिनों बाद सुजाता जब बाहर जा रही होती है तो वहाँ सुमन आती है और बोलती है, अरे माँ जी, आप बाहर कहाँ जा रही हैं? घर में मैं अकेली हूँ। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं घर में और अकेले कैसे रह सकती हूँ? बहू, तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बकवास करे जा रही है। अरे मैं मोहल्ले में ही तो जा रही हूँ और तू है कि कुछ भी बोले जा रही है। दिमाग अपनी जगह पर है या कहीं हिल गया है तेरा? माँ जी, दिमाग मेरा नहीं हिला, लेकिन शायद आपका जरूर हिल गया है, तभी तो आप वो चीजें खुद कर रही हो जिसके लिए आपने मुझे मना किया था। अरे माँ जी, आप क्या आस पड़ोस वालों के पल्लू से बंध गई हो जो आपको अपनी ही बहू में कमियां नजर आ रही हैं? मेरे बारे में भी तो सोचो थोड़ा। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, आप सफाई मत दो। मुझे समझ आ गया है कि किसी इंसान की वैल्यू बस एक समय तक ही होती है। सुमन के ताने ने सुजाता का मुंह बंद कर दिया था। अब उसके बाद कभी भी सुजाता सुमन को ताने नहीं देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।